हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द M2M क्लासेज। दोस्तों आज देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24-23। इससे पहले हमने अच्छे से समझे हैं, सभी प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। देखो अब इसमें हम देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे साथ, और सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर जो कुछ भी करना है सब कुछ कर दो। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है। इन चारों में से किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, इन चारों में बताना है आपको कि एससीओ का कौन सा देश है जो शामिल नहीं है। देखो इससे पहले बता दूं मैं, एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना एससीओ की? 2001 में। और याद रखना एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एससीओ है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और इसकी जो आधिकारिक जो भाषाएं हैं उसमें हम शामिल करते हैं रूसी और चीनी को। इसकी दो आधिकारिक भाषाएं जैसे रूसी और चीनी, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में देखा जाएगा तो आपको बता दूं, इसमें एससीओ में सदस्य देशों की संख्या है 9, और 9वां जो न्यूनतम सदस्य बना है वो ईरान बना है, पहले 830 में, अब वर्तमान में 9 है। तो देखो इसमें से किर्गिस्तान है क्या इसमें? तो देखो किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है क्या इसमें एससीओ में? तो याद रखना इसमें अफगानिस्तान नहीं है, ये गलत हो जाएगा और यही जवाब है। देखो इन तीनों के अलावा भी इसमें चीन है, रूस है, और आपका कजाकिस्तान भी है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है कजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, और एससीओ का सबसे नवीनतम बना है ईरान, इसे भी याद रखना, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? भवानी देवी का रोइंग, तलवार क्रीड़ा, मुक्केबाजी और कुश्ती, चारों में बताना है आपको। भवानी देवी काफ़ी फेमस है, इन्हें पुरस्कार भी मिला था थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति से, और बताना है आपको ये किस खेल से संबंधित है। तो देखो भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तलवार क्रीड़ा से ये संबंधित हैं भवानी देवी, और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं, याद रखना, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी हैं ये, और भारतीय प्रोफेसर भी हैं, याद रखो ये भी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन जो है तलवार क्रीड़ा। इन्होंने अभी थोड़ी दिन पहले एक गोल्ड मेडल भी जीता था इन्होंने। बताइए किस खेल में जीता था? एशियाई या कॉमनवेल्थ, किस खेल में जीता था इन्होंने? देखो 2022 में कॉमनवेल्थ हुए थे तो इन्होंने एक गोल्ड मेडल उसमें जीता था, ठीक है। फेंसिंग प्लेयर हैं ये, याद रखना। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं गलती से बोल गया हूँ, शायद प्रोफेसर निकल गया है मेरे मुंह से। तो जो फेंसिंग खिलाड़ी होते हैं उन्हें फ्रेशर कहा जाता है, ठीक है। प्रोफेसर बोल गया हूँ तो उसे सही कर लेना। ये पहली भारतीय फ्रेशर हैं ऐसी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्न के दो वक्तव्य हैं, एक कथन है और एक कारण है। तो पहले इसमें कथन देखोगे आप और फिर कारण देखोगे, कौन सा सही होता है वो देखना है। फिर कथन देखो पहले। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और कथन कारण है इसमें, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, और पूर्वी में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद गति है। यानी जो दक्कन का पठार है उसमें जो देखा जाए उसका जो उच्चता है, यानी अधिक ऊंचा पश्चिमी किनारे पर है और कम ऊंचा है बंगाल की खाड़ी में। तो कौन सा सही होता है इसमें से, ये बताना है। बताइए कौन सा सही होगा। देखो पहला, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो देखो ये दक्षिण में तो प्रवाहित होती है, लेकिन ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ये होती है पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होती है, फिर आगे चल के अरब सागर में मिल जाती है। देखो कुछ भी और भी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं दक्षिण भारत की, जैसे एक है बैतरणी, एक है भद्रा, काली नदी भी है, और शरावती और पेरियार नदी भी, याद रखना। ये सभी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। देखो काली नदी के बारे में बताऊं मैं आपको, ये उत्तरी जो कन्नड़ जिला है कर्नाटक का, उसमें पड़ती है। ये डिग्गी गांव है उसके आसपास, उस जगह से ये उद्गमित होती है, और ये फिर चाँप के आकार में प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर आगे फिर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये तो देखी होगी आपने इंडिया के मैप पर। और देखो दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, ठीक है। तो देखो ये भी सही है, इसका ये सही है बिल्कुल, दूसरा सही कथन है इसमें।
और देखो दक्कन के पठार के बारे में एक चीज़ और बता दूं, दक्कन का जो पठार है आमतौर पर देखोगे तो आप नर्मदा नदी का जो कुमारी अंतरीप है और पश्चिम में जो अरब सागर है उससे लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। और इस पठार की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखी जाती है तकरीबन 600 मीटर के आसपास है दक्कन के पठार की। ठीक है, याद रखना। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में मंद प्रवणता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अति सघन वन यानी घने वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4। देखो अति सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन सघन वनों का पूछा है इसमें। जैसे वनों को अलग अलग विभाजित करते हैं ना, उसी हिसाब से 3 प्रकार से करते हैं। जैसे एक होते हैं अत्यंत सघन वन, एक होते हैं मध्यम सघन वन और एक होते हैं खुले वन। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें क्षेत्रफल सबसे अधिक है सघन वनों का, याद रखना। और देखो पूरे भारत में देखोगे आप तो कुल भूभाग का तकरीबन 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 24.62% क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है। ठीक है, और जबकि राष्ट्रीय वन नीति में देखा जाएगा तो तकरीबन 33% भूभाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में। ठीक है, भारत अधि सघन वनों का क्षेत्रफल तथा संबंधित राज्य का वितरण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो मिजोरम में भी काफ़ी प्रतिशत के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करोगे तो मिजोरम में सबसे अधिक वन है, तकरीबन 84.5 के करीब % के आसपास है मिजोरम में। ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में परसेंट में दूसरे स्थान पर है, 79.33 के करीब है % क्षेत्रफल वनों का। और मेघालय, मणिपुर ये सभी आते हैं फिर। वैसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो सबसे अधिक मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में, % के हिसाब से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन के लिए पहला प्रदर्शन आयोजित किया है? बताइए। यानी प्रदर्शन आयोजित किया है, प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन आयोजित किया है। चीन, जापान, भारत और मलेशिया, इन चारों में से किसने एशियाई देशों ने, कौन सा एशियाई देश है जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन के लिए पहला प्रदर्शन आयोजित किया है? तो देखो इसका सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित एक नेविगेशन है, नेविगेशन के लिए पहला प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा भारत। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। भारत के बाहर पहला IIT परिसर निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में आयोजित किया जाएगा? तंजानिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव। देखो भारत के बाहर पहला IIT परिसर जो है तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, तंजानिया में। देखो जंजीबार में स्थापित होने वाला IIT जो होगा, IIT परिसर भारत के बाहर ये पहला परिसर होगा। और भारत के बाहर यह परिसर स्थापित करने का जो उद्देश्य है, तंजानिया के छात्रों को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। बिपरजॉय चक्रवात का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सुझाया गया है? बिपरजॉय काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और भारत। देखो बिपरजॉय ये चक्रवात जो आया है इसका नाम दिया है किसने? बांग्लादेश ने। तो ऑप्शन इसका सही होगा, बांग्लादेश के द्वारा। देखो बिपरजॉय जो शब्द है ये बांग्ला भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आपदा या फिर विपत्ति कह सकते हो। देखो चक्रवातों का जो नामकरण है ये विभिन्न यानी सभी देशों के द्वारा कुछ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रोटेशन के आधार पर दिया जाता है, यानी क्रम से चलते चलते हैं सभी, यानी उससे सर्किल सा बनता जाता है, तो उसी हिसाब से सभी नाम देते हैं इन चक्रवातों का क्रम से।
और देखो ये जो चक्रवात होते हैं ना, इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो समुद्री चक्रवात आते हैं यानी तूफान जो आते हैं, इन सभी का जो देखोगे आप, सबसे अधिक जो प्रभाव होता है समुद्र के किनारे पर जो स्थित देश होते हैं उन्हीं को अधिक होता है। ठीक है, स्थल पर जाते जाते इसकी गति स्लो होती जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार द्वारा देश की महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अब तक मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल कितने ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा देश की महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अब तक मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए हैं? 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ या 40 करोड़? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 करोड़। आगे देखो, इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में समाचार पत्र हैं और एक साइड में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, यानी किस व्यक्ति के द्वारा ये समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र किसके द्वारा प्रसारित किया गया सबसे पहले? तो देखो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं ए का हो जाएगा 3, फिरोज शाह मेहता। ये फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, उससे संबंधित हैं और 1910 में इसका प्रकाशन किया था। 1910 में लिख देता हूँ, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ये एनीबेसेंट से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनीबेसेंट से ही संबंधित हैं और इसका प्रकाशन इन्होंने 1914 में किया था, लिख देता हूँ इसका भी 1914 में। लीडर भी पूछा जाता है, ये भी एक अंग्रेजी समाचार पत्र है। देखो ये सभी तकरीबन अंग्रेजी समाचार पत्र ही हैं, ठीक है। और जो लीडर है ये समाचार पत्र, इसका प्रकाशन किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1910 में। तो देखो इसका हो जाएगा 2, ये 1910 में हुआ था। मिलान है यहाँ पर देख लो, सबसे पहले 3, ए का तो 3 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का हो गया 2 और बचा 1। सर्च लाइट, ये सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित है। सर्च लाइट का संबंध है सच्चिदानंद सिन्हा से और इन्होंने ये इसको शुरू किया था और ये एक साप्ताहिक अखबार था। जो सर्च लाइट था ये एक साप्ताहिक था और इसका प्रकाशन किया था इन्होंने द्विसाप्ताहिक था, यानी 2 साप्ताहिक था या फिर 1 साप्ताहिक था, इसको देख लेना। और ये 1918 में प्रकाशन इसका शुरू किया था और 1986 में ये बंद हो गया था। फिर इसके स्थान पर आगे हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र था, वो निकलना शुरू हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स कब से शुरू हुआ? 1986 से, याद रखना। तो देखो इसका 4 हो जाएगा, 3 1 2 4, ऑप्शन सी। अब देखो इसमें भी मिलान करना है, एक साइड में संतों के नाम है और एक साइड में संप्रदाय जो दिए हुए हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो माधव द्वैत, माधव का संबंध किससे है? चलो ये अलग है, वो जो संपादन किया था सिद्धांत का, माधव द्वैत, शंकर अद्वैत, बल्लभा शुद्धाद्वैत, विशिष्ट रामानुजाचार्य से संबंधित था, रामा विशिष्टाद्वैत, उस हिसाब से मैंने याद किए थे। देखो माधवाचार्य, ये किस संप्रदाय से हैं इनमें से? माधवाचार्य, देखो माधवाचार्य का संबंध है ब्रह्म संप्रदाय से, ठीक है। द्वैतवाद है उसमें भी इन्होंने विश्वास किया था, 13वीं शताब्दी में द्वैतवाद में विश्वास किया था और ब्रह्म संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। और बल्लभाचार्य, ये भी फेमस संत हुए हैं, ये विष्णु भगवान है उनसे संबंधित हैं ये, और 15वीं शताब्दी में हुए हैं और शुद्ध अद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया और रुद्र संप्रदाय से ये संबंधित हैं, ठीक है। तो बल्लभाचार्य का संबंध हो जाएगा 3 से। बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से संबंधित और शुद्ध अद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था 15वीं शताब्दी में। निम्बार्क भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ये सनक संप्रदाय से संबंधित हैं, 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। और इन्होंने पता है 12वीं शताब्दी में द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसका? द्वैतवाद जो मत है उसका प्रतिपादन किया था, जबकि द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य ने, याद रखना, ठीक है। और ये संबंधित हैं सनक संप्रदाय से। देखो चंडीदास, ये बाउल संप्रदाय से संबंधित हैं, चंडीदास बाउल संप्रदाय से, ये भी 15वीं शताब्दी के आसपास हुए हैं और इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका सही जवाब होना है, तो ऑप्शन सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मिलान करना है, नहीं इसमें ये देखना है कौन सा मिलान सही नहीं है। एक साइड में जिले और एक साइड में मंडलों के नाम है। बदायूं क्या बरेली मंडल में आता है? बदायूं,
देखो बदायूं जो आता है ये बरेली मंडल में ही आता है, तो ये सुमेलन है। हापुड़ मेरठ में आता है हापुड़, ये भी सही है, मेरठ मंडल में ही आता है। शामली क्या अलीगढ़ में आता है? देखो अलीगढ़ जो है सबसे नया मंडल है उत्तर प्रदेश का, तो शामली देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का मैप देखा होगा, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पड़ता है शामली। और जो ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ तो मथुरा के पास है, तो ये उसमें तो कैसे भी नहीं आएगा। तो ये शामली किस में आएगा फिर? देखो शामली आता है आपका सहारनपुर मंडल में, सहारनपुर से लगा हुआ है शामली, तो याद रखना सहारनपुर में आएगा, तो यही गलत है और आंसर भी यही है। चंदौली वाराणसी में आता है, पूर्वी जिला है चंदौली, बिहार से सीमा बनाता है चंदौली, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? बताइए। धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरी या गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। यानी अगर इस तरह से आप फसल का उत्पादन करोगे तो मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता रहता है। तो ये बताइए इसमें से कौन सा उपयुक्त है, जो सर्वाधिक उपयुक्त है फसल चक्र के लिए? देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, धान, मक्का और गेहूं। क्या धान, मक्का, गेहूं होगा इसका? तो यही हो जाएगा इसका, धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर जो निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भूमि को उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से जो फसलों को अदल बदल करके उगाया जाता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम फसल चक्र, ठीक है। फसल चक्र अपनाने से भूमि की जो पीएच या फिर क्षारीयता में जो होता है सुधार होता है, ठीक है। और फसल चक्र अपनाने से मृदा का क्षरण भी कम होता है, तो काफ़ी फायदेमंद होता है जो फसल चक्र का अगर आप वो करोगे, समर्थन करोगे, अनुसरण करोगे उसका, तो ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 15.7, 20.22, 25.4 या 27.54। उत्तर प्रदेश की पूछा है इसमें। अब में से कोई भारत की बता सकता है जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश की मैं बता दूंगा इसमें। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये सही है इसका। उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है 2011 के अकॉर्डिंग 20.22% रही है, और इसमें पुरुषों और महिलाओं की भी अलग अलग दी जाती है, पूछी जा सकती है। पुरुषों की रही है इसमें 19.31 जनसंख्या वृद्धि दर और महिलाओं की रही है 21.33, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, ये भी पूछी जाएंगे आपको। और देखो दशकीय वृद्धि दर के मामले में अगर उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो देश में इसका स्थान है 15वां, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। एक नॉन CSIR संस्थान है जो लखनऊ में है, वो कौन सा है? IISR, NBRI, CMAP, ITRC, कौन सा है लखनऊ में इनमें से? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IISR। IISR जो है नॉन CSIR संस्थान है और ये लखनऊ में स्थित है, यूपी में, याद रखना। आगे देखते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं क्या? दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं क्या? तो बताओ कौन सा इसमें सही होगा कमेंट बॉक्स में। देखो पहला कथन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो पहला तो बिल्कुल सही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य ही है, उसी हिसाब से समझ सकते हो। दूसरा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, तो देखो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, याद रखना, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कब प्रवर्तनीय होंगे? जब इनके द्वारा मूल अधिकारों का अगर हनन होगा तो, ठीक है, शर्त है ये बस ओनली। और इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत देखोगे आप सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका पहला, और दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है ओनली।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यानी संविधान अधिनियम की आधारभूत विशेषता है? 73वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, इसमें ये पूछ लिया है। पहला है इसमें ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध, और दूसरा है अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण। तो कौन सा सही है इसमें? और तीसरा इसमें राज्य निर्वाचन आयोगों के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा होगा इन तीनों में से, बताइए। देखो पंचायती राज जो व्यवस्थाएं यानी समझ सकते हो पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। इसी से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें देखोगे आप तो पहला इसमें ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध भी है, तो पहला सही है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण प्राप्त है, तो ये भी ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोगों के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन किया जाता है, तो समझ सकते हो ये तीनों ही बिल्कुल सही होंगे, निश्चित सही हैं ये तीनों। ठीक है, देखो आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 200 लिख देता हूँ, आर्टिकल 243 का डी है, उसमें तो आरक्षण के बारे में कहा है। और आर्टिकल 243 के है, आर्टिकल जो 43 के है उसमें पंचायतों के चुनाव से संबंधित कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग करेगा इसका चुनाव जो करेगा। ठीक है, तो काफ़ी ये सही है। और जो ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायत का उल्लेख है वो भी आर्टिकल 243 में दिया हुआ है, भाग 9 में दिया हुआ है, इन सभी को भी पढ़ लेना आप। और देखो भाग उसमें अनुसूची जो 11 है उसमें प्रावधान किया गया है 29 विषयों का, ये तो पता ही होगा। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जो 74वें संविधान से जोड़ी गई थी। और ये 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1973 उसमें हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, और इसी से जो आर्टिकल भाग 9 है संविधान का उसमें अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक कह सकते हो, ओ तक कह दो या अड़ा या ओ के आसपास तक ही इसमें प्रावधान किए गए थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सभी पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। आगे देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन गर्भ सागरीय धारा है? गर्भ लिख दिया है इसमें, लेकिन गर्म सागरीय धारा करना आप, गर्म। ठीक है, गर्म और ठंडी दो प्रकार की धाराएं होती हैं जिसकी डायरेक्शन विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ होती है। अधिकतर वो सभी धाराएं गर्म होती हैं, और जिसकी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ डायरेक्शन होती है यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं तो वो ठंडी होती हैं। तो इसमें गर्म पूछा है। देखो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, क्या ये गर्म है? बताओ। तो देखो बिल्कुल सही है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों ऑस्ट्रेलियन धाराएं अधिकतर ये गर्म ही हैं, तो ये सही हो जाएगा इसका। और देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा तो ठंडी है, क्योंकि जैसे देखो मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है और जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया के इधर हिंद महासागर। ठीक है, जब ये विषुवत रेखा से डायरेक्शन इस तरफ आती है, इस तरह सर्किल सा बनाती चलती हैं ये धाराएं। ठीक है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर आएगी तो इसकी डायरेक्शन ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ हो जाएगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये ठंडी हो जाएगी। यहाँ से ये ठंडी करके ठंडी धाराओं के उसमें आती है मिलान में, तो ये ठंडी हो जाती है। और इस तरह से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है, लेकिन ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ये प्रशांत महासागर में आती है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, तो ये ठंडी धारा है, वो गर्म है। सॉरी, बेंगोएला की धारा ये ठंडी है। पेरू की धारा जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं ये भी ठंडी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ओनली, इसमें इन सभी में ये गर्म है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में बांध यानी झीलों पर बांध और झीलों से संबंधित दिया हुआ है, एक साइड में नदी। देखो गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? गोविंद सागर बांध ये सतलज नदी पर बनाया गया है, तो पहला तो इसमें सही है। दूसरा इसमें कोलेरू झील ये कहाँ है, किस नदी पर है? ये कृष्णा और गोदावरी नदी पर पड़ती है कोलेरू झील जो है, और ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ती है। किस पर? कृष्णा और गोदावरी नदी की परियोजना है ये, याद रखना। इसमें कृष्णा दिया हुआ है। देखो ये आधा सही है आधा गलत है। उकाई जलाशय ये तापी पर है, बिल्कुल सही है।
झेलम, यदि बूलर कर लेना है इसे, ये कूलर लिखा हुआ है इसमें, बूलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है भारत की। ठीक है, ये भी सही है झेलम नदी पर। तो कोलेरू ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये गोदावरी भी संबंधित है इससे, तो इस वजह से। बाकी सभी एक नदियों से संबंधित हैं। आगे देखो, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? उत्तर पूर्वी मानसून से देखो, इसी को हम लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। उत्तर पूर्वी जो मानसून है, इससे सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त करता है वो तमिलनाडु करता है। कौन सा? तमिलनाडु। और इससे तकरीबन देखोगे आप तो इस मानसून से तमिलनाडु को कुल तकरीबन 50 से 60% वर्षा प्राप्त होती है। और ये भारत में सितंबर महीने से इस मानसून का प्रत्यावर्तन होना शुरू होता है, और जिसका कारण जो होता है ना, सूर्य के दक्षिणायन होना ही होता है महत्वपूर्ण इसका कारण, यानी दक्षिण की ओर खिसकना होता है। ITCZ जो है उसका दक्षिण की ओर खिसकाव होता है इसी वजह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखो, बजट 2024-25 के अनुसार विगत 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 2024-25 के अनुसार विगत 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 25%, 28%, 30 या 32? तो देखो, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, 28% बढ़ गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसमें नया सवेरा योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। दूसरा है, नया सवेरा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। तो कौन सा सही है इसमें? देखो, पहला देखो, इसमें नया सवेरा जो योजना है इसको प्रारंभ किया गया है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, ना कि शिक्षा मंत्रालय, तो पहला गलत है। दूसरा है, नया सवेरा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है, तो ये दूसरा सही है इसमें, बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन पहला गलत है। इस योजना के अंतर्गत देखोगे आप तो इसके अंतर्गत जो कोचिंग की अवधि होगी वो 3 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक रखी जाएगी, याद रखना। तो इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 41वां लोकमान्य तिलक से देखो, नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला 41वें नंबर का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1983 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और इसको दिया जाता है लोकमान्य तिलक पुरस्कार को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है, याद रखना। और इसका जो उद्देश्य है देने का, लोकमान्य तिलक की जो स्थायी विरासत है उसका सम्मान करना है। ठीक है, आगे देख लो, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ज्योतिष ओपीडी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज विश्वविद्यालय में की गई है, और ज्योतिष ओपीडी में विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के शिक्षक और शोध छात्र लोगों की कुंडली की जांच करेंगे। तो कौन सा सही होगा इसमें से, बताइए दोनों कथनों में। देखो, पहला, ज्योतिष ओपीडी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज विश्वविद्यालय से की गई है क्या? पहले में बताइए। तो देखो, पहला ये गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में ये भी बता देता हूँ कि ज्योतिष ओपीडी की जो शुरुआत है ये प्रयागराज से नहीं की गई है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उससे की गई है, तो इस वजह से ये गलत है। दूसरा है, ज्योतिष ओपीडी में विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के शिक्षक और शोध छात्र लोगों की कुंडली की जाँच करेंगे, तो ये दूसरा सही है इसमें। ठीक है, केवल 2 सही है, इसका पहला गलत है। आगे देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री ने निम्न में से किस राज्य में एक पुरातात्विक संग्रहालय की आधारशिला रखी है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने निम्न में से किस राज्य में रखी है पुरातात्विक संग्रहालय की आधारशिला, बताइए। देखो, केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एक पुरातात्विक संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है उसका नाम है आदिच नल्लूर नामक स्थान है, उसमें पुरातात्विक स्थल की आधारशिला रखी गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी बड़ा है, इसे छोड़ ही दो, ज़्यादा वो बोरिंग सा महसूस होता है। ये देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है?
अजमेर में क्या कुबतुल इस्लाम मस्जिद है? क्या कुबतुल इस्लाम मस्जिद अजमेर में है? तो देखो ये तो नई दिल्ली में है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था अपने गुरु के नाम पर ही। 1192 में किया था इसका निर्माण। ठीक है, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कराया था। इस कुबतुल इस्लाम मस्जिद का क्या नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था अपने गुरु के नाम पर। तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, हाँ ये सही हो जाएगा। आगे देखो, जौनपुर अटाला मस्जिद कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी इनके गुरु का नाम था, इतना याद कर लेना। अब देखो जौनपुर में क्या अटाला मस्जिद है? तो बिल्कुल है, जौनपुर में ये अटाला मस्जिद, तो दूसरा तो सही हो जाएगा इसका। तीसरा है मालवा में क्या जहाज महल है? ये भी ठीक है। और गुलबर्गा ये जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है, ये भी ठीक है। तो बाकी सभी सही हैं, इसमें पहला ही गलत है। और देखो इल्तुतमिश के द्वारा ही जो कुतुब मीनार मनवाई गई थी, उसके द्वारा क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसका निर्माण कार्य पूरा भी कराया गया था। ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है क्या खुलदाबाद में? इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। सही सुमेलित है वो पूछा है, तो देखो ये गलत है। इसमें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो फतेहपुर सीकरी में है, नहीं, हाँ सही है ये। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में ही है। और मोइनुद्दीन चिश्ती अलग हैं, वो उनका अजमेर में है, याद रखना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र है नई दिल्ली में। देखो फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का मकबरा, ये गलत है। ये कहाँ पर है एतमादुद्दौला का मकबरा? एतमादुद्दौला का मकबरा है आगरा में, इसकी बेटी थी नूरजहां, उसने बनवाया था और आगरा में स्थित है, याद रखना। औरंगाबाद का मकबरा कहाँ है? ये औरंगाबाद में है, ना कि आगरा में। तो समझ सकते हो ये भी गलत है, ये तीनों ही गलत हैं ऊपर वाले। तो दिल्ली में देखोगे अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है क्या? नहीं, एक सेकंड, क्या अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में है? तो देखो ये सही है, बचा आंसर यही, बाकी तीनों गलत हैं, तो वैसे भी सही हो जाएगा। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है नई दिल्ली में। अकबर के नौरत्नों में से एक थे ये अब्दुल रहीम, जो खाना थे, नौरत्नों में से एक थे, याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ, कौन सी एक मछली है? देखो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली का प्रकार है, याद रखना। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा जा सकता है? हिप्पोकैम्पस होता है इसका समुद्री घोड़े का वैज्ञानिक नाम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मछली है एक प्रकार की, ठीक है। आगे देखते हैं अब, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, याद रखना। और क्लोरीन की रोगाणुनाशी जो क्रिया है उसका मुख्य कारण है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा है? पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, ये इसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्लोरीन की रोगाणुनाशी। इससे रोगाणुओं का नाश होता है और पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है क्या? कोई भी विटामिन बी नहीं होता है क्या? बताइए, क्या दूध में विटामिन बी नहीं होता है? तो देखो दूध में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो पाया जाता है, यानी B1 थायमिन को कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन को कहते हैं, ये भी याद रख लेना। और देखो B3 का भी रासायनिक नाम पूछा जाता है, पेंटोथेनिक होता है उसका। और B5 का भी पता होगा आपको। B5 को ऐसा ही कहते हैं कुछ, निकोटिनिज, हाँ निकोटिनिज कहते हैं B5 को, B5 जो विटामिन है, ठीक है। इसके अलावा सभी विटामिन, इसके अलावा जो इसमें ये दिए हुए हैं, ये विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, तो ये सही है इसमें।
पहला गलत है ना, पहला, क्योंकि दूध में जो विटामिन बी पाया जाता है, इस हिसाब से आंसर ये हो जाएगा। विटामिन ए यानी रेटिनॉल को कहते हैं, अभाव, इसके अभाव के कारण त्वचा जो है शुष्क तथा सल्की हो जाती है, ये सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी लक्षणों के संकेत हैं। और देखो विटामिन बी थायमिन के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किसी एक से भी होकर के गुजरती है। सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी तो इन चारों में से किससे होकर के भी गुजरेगी? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर इसमें सही होगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति में बता देता हूँ आपको, 5 यानी 27 डिग्री से 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर के उत्तर में ये 20 डिग्री 9 मिनट के आसपास है उत्तरी अक्षांश में सिक्किम की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर उत्तर से दक्षिण देखोगे, ठीक है, 20 से 27 के मध्य है। पहली बात तो ये समझ लो, इसके बीच में 27 के बीच में 20 से 27 के बीच में स्थित है ये जो है सिक्किम। तो उसी हिसाब से देख सकते हो। अगर इंडिया का मैप आपने अच्छे से देखा हो तो देखो हिमाचल प्रदेश है ये ऊपर पड़ता है, पंजाब भी ऊपर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर तो निश्चित ही ऊपर पड़ेगा सिक्किम से। लेकिन ये जो राजस्थान है ये इसके समांतर पड़ता है, ठीक है, राजस्थान से होकर के अक्षांश रेखा गुजरेगी तो वो सिक्किम से भी होकर के गुजरेगी। जरूरी ये नहीं है कि सभी गुजरती हों, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ, ठीक है, 1 2 कितनी भी हो सकती हैं। अगर एक जो अक्षांश रेखा जाएगी तो वो सिक्किम से भी होकर के चली जाएगी और राजस्थान से भी, ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे देख लो, कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ है कश्मीर घाटी? कांगड़ा और धौलाधर पर्वत में, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य में, महाभारत और धौलाधर पर्वत के मध्य में, पीर पंजाल और महाभारत के मध्य में, बताइए कश्मीर घाटी। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री इन दोनों के मध्य स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य में, ठीक है, जो कश्मीर घाटी है, याद रखना। आगे देखते हैं अब, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, क्या पहला ये सही है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा कम है क्या? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, क्या पहला ये सही है? बताओ। तो देखो पहला तो इसमें गलत है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेट हैं जो हैं, एक है यानी यूरेशियाई प्लेट और एक है फिलीपींस प्लेट, तो वो दोनों जब आपस में टकरा रही हैं तो फिलीपींस प्लेट जो है वो बाहरी है तो वो नीचे जा रही है, जिसकी वजह से वो दिन यानी समझ सकते हो हिमालय का जो विस्तार है दिन रोज बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उस हिसाब से जब बल अधिक लगता है जिस साइड में, संपीड़ित जो बल अधिक लगेगा जिस साइड में, तो उसी साइड में तो पर्वतों की ऊंचाई अधिक होगी, तो उसी साइड में संपीड़ित जो बल है वो अधिक है, तो उसी हिसाब से पूर्वी भाग जो अपेक्षाकृत पश्चिम की तुलना में अधिक ऊंचा है, लेकिन इसमें दिया हुआ है पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, ये तो पश्चिमी घाट के बारे में दिया हुआ है, मैंने समझ लिया हिमालय के बारे में। तो इसमें क्या पूछा है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। देखो कोई बात नहीं, आंसर भी यही है वैसे इसका। और देखो इसमें एक फैक्ट और है, याद रखना, जो पश्चिमी घाट है अगर उसका उत्तरी हिस्सा देखोगे आप तो उसमें पश्चिम साइड में कम ऊंचाई है उसकी, पूर्वी साइड में अधिक ऊंचाई है, लेकिन नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आओगे पश्चिमी घाट में तो उसका जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचाई पर है और पूर्वी भाग कम ऊंचाई पर है उसी हिसाब से। और तीसरा बी देखो, इसमें पश्चिमी घाटों में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती हैं, दोनों ही ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो पहला ही गलत है इसमें। निम्नलिखित में से क्या पीएम मित्र पार्क से संबंधित है? पीएम मित्र पार्क से क्या संबंधित है इन चारों में से? कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और कोयला।
पीएम मित्र पार्क जो योजना है उससे कौन सी संबंधित है? देखो पीएम मित्र पार्क योजना, इसके अंतर्गत हम भारत के जो कपड़ा क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको 7 राज्यों में शुरू किया गया है पीएम मित्र पार्क को, ठीक है। और इसमें कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और यह पार्क जो है स्थानीय आवश्यकताओं के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इसमें ये सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। पीएम मित्र पार्क संबंधित है कपड़े से, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, ERSO पायलट पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ERSO पायलट पहल के बारे में, इसमें पहला है, इस पहल को कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और इस पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक महाशक्ति बनाना है। तो कौन सा सही है इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में? तो देखो इस पहल को कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था क्या कि ERSO पायलट जो पहल है, बताओ। तो देखो इस पहल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय दोनों ने शुरू किया था, तो ये पहला तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें इस पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक महाशक्ति बनाना है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी सही है इसका ओनली। बजट 2024-25 के अनुसार वर्तमान में स्टेम पाठ्यक्रमों में बालिकाओं और महिलाओं का कितना प्रतिशत नामांकन है? 2024-25 का जो बजट है, अंतरिम बजट है, उसके अनुसार स्टेम पाठ्यक्रमों में बालिकाओं और महिलाओं का कितना प्रतिशत नामांकन है? बताइए। 35, 40, 43 या 46? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है 43% इसका सही जवाब है। भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। यूनाइटेड स्टेट के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है और भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और तीसरा है, अधीनस्थ न्यायालय के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है। तो बताओ इसमें भारत में न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें? तो देखो इसमें सभी कथन सही हैं। यूनाइटेड स्टेट के विपरीत भारत में दोहरी न्यायपालिका का व्यवस्था है भारत में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय वगैरह जो हैं, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। भारत में एकल एवं एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर आपकी उच्चतम न्यायालय है और उसके अधीन है उच्च न्यायालय। तो इसमें क्या दिया हुआ? भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, तो ये तो गलत है ना, नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा था मैंने, जल्दी में भूल जाता है, लेकिन देखोगे आप कि भारत में जो एकल नागरिकता है और एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसकी स्थापना है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन है सभी उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय वगैरह सभी आते हैं। तो पहला इसमें गलत है ना। अगर इसमें यह प्रावधान होता कि यूनाइटेड स्टेट के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, तो ये तो गलत है। और अगर ये होता प्रावधान है तो ये सही हो जाता। दोबारा देखो, मैं कुछ बोलता हूँ करता कुछ हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो दोबारा करने की कोशिश करो कि यूनाइटेड स्टेट के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। तो देखो दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है ना। दोहरी न्यायालय व्यवस्था कहाँ है भारत में? भारत में तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, तो ये पहला तो सही होगा ना। एकल और एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जैसे सबसे ऊपर तो उच्चतम न्यायालय, उसी के अधीन है सभी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय सभी, ठीक है। तो पहला सही है, निश्चित सही है। दूसरा देखो, भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत के संविधान के अधीन एवं संघ राज्यों के लिए एकल और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। देखो यही आ गया आंसर पहले का, तो सही है बिल्कुल। अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है अधीनस्थ में, तो देखो ये भी सही है, अंतर तो है हल्का सभी में। तो ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं तीनों ही। आगे देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 38, एक साइड में अनुच्छेद है, एक साइड में उनसे संबंधित तथ्य हैं। आर्टिकल 153 में किसका प्रावधान है? आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपालों का वर्णन है आर्टिकल 153 में, तो पहला सही है इसमें। दूसरा है आर्टिकल 170, ये भी बताया था मैंने, ये इसमें जो प्रावधान है 170 में, किसी राज्य विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और न्यूनतम 60 नहीं हो सकते हैं, 60 से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बी है, इसमें क्या दिया हुआ है
विधान परिषदों की संरचना, तो ये गलत है ना। इसमें 170 में तो मैंने बताया था आपको कि किसी राज्य विधानसभा में 500 से अधिक तो सदस्य नहीं हो सकते हैं और कम से कम 60 होने चाहिए, 60 से कम नहीं हो सकते हैं। तो ये 170 में दिया हुआ है। आर्टिकल 178 इसमें विधानसभा अध्यक्ष के बारे में है और अनुच्छेद 198 ये धन विधेयक से संबंधित है, उसकी प्रक्रिया से। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कथन और कारण देख लो। 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। देखो ये दोनों ही सही हैं। 1939 में सभी प्रांतों से कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, ये भी पता होगा आप सभी को इसके बारे में अच्छे से। देखो 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, जिसमें से 6 में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और 2 राज्यों में, कुल मिलाकर के 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यानी 2 राज्यों में इसने गठबंधन किया था। ठीक है, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। और देखो 28 महीने तक इसने शासन किया था, कांग्रेस ने मंत्रिपरिषद रहा था 28 महीने तक, और सामूहिक रूप से 1939 में इसने इस्तीफा दे दिया था। जो ये इस्तीफा दिया था इसके महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि कांग्रेस की मर्जी के बिना भारतीय सेना को एक तो अंग्रेजों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, और युद्ध के बाद जो भारतीयों के जो संविधान के निर्माण का जो प्रस्ताव अंग्रेजों को दिया गया था उसको उन्होंने ठुकरा दिया था, ये भी कारण था। और इसके उपलक्ष्य में देखो खुशी, जब कांग्रेस ने इसमें इस्तीफा दे दिया था तो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को ही मुक्ति दिवस भी मनाया गया था। और इस मुक्ति दिवस में महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भीमराव अम्बेडकर ने इसमें साथ दिया था उनका, याद रखना। तो पहला कथन है इसमें 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी कारण है और इसी वजह से इस्तीफा दिया था। तो समझ सकते हो दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 40, कथनों पर विचार करो। देखो कथन है इसमें श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता चलता है, और कारण है इसमें खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है आपको। देखो पहला है इसमें कि श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इसका पता चलता है, तो पहला सही है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी ठीक है। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं ही लिखा जाता था और ब्राह्मी लिपि जो है उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, याद रखना। दोबारा लिख लो, इसे अच्छे से नोट कर लेना कि खरोष्टी लिपि को तो दाएं से बाएं लिखा जाता है और ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत लिखी जाती हैं। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक भी है, ये भी याद रख लेना। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक जो लिपियाँ हैं, यानी समझ सकते हो इन चारों लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, इससे इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। कैसे भी व्याख्या नहीं हो रही है कि श्रीलंका स्थित अनुराधापुरम से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में मिला है। तो समझ सकते हो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गाजीपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, कौशाम्बी, कौन सा नहीं है इसमें से? देखो कौशाम्बी के बारे में पढ़ लेना, ये यमुना नदी के किनारे है, ना कि गंगा नदी के किनारे। बाकी ये गाजीपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं और अच्छे से इन्हें समझ लेना। ठीक है, कौशाम्बी है यमुना नदी के किनारे। आगे देखो, चिलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? चिलास, ये घास का नाम है चिलास। तराई क्षेत्र, भांबड़ क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखो ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है ये चिलास नामक घास जो है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, पठारी क्षेत्र याद रखना। जो दक्कन का पठार है ना उसी का विस्तार है ये। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? सोनभद्र, देखो सबसे अधिक जनजातियां भी सोनभद्र में ही पाई जाती हैं और जो वनों का प्रतिशत और क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे अधिक सोनभद्र में ही है भारत में। और 4 राज्यों से सीमा भी बनाता है, ये एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो बिहार, झारखंड,
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बनाता है। देखो बैगा, सहरिया, पहरिया और खरवार, इन चारों में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? देखो इसमें सहरिया जो जनजाति है ऑप्शन बी में, ये सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। सहरिया उसमें ललितपुर क्षेत्र में पाई जाती है, सॉरी ललितपुर जो जिला है सबसे देखोगे आप तो उत्तर उसमें पड़ता है, मध्य प्रदेश में से घिरा हुआ है 3 साइड से। एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का, झांसी, जो ललितपुर से सीमा बनाता है। और ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए, याद रखना, काफ़ी पूछा जाता है ललितपुर के बारे में। और देखो ललितपुर में ही एक महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य भी है, वो ललितपुर में ही पड़ता है, याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। और सोनभद्र में कौन सा पड़ता है, कोई बता सकता है? सोनभद्र और जो मिर्जापुर है उसमें पड़ता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। 10-12 अभयारण्य सभी को कर लेना। देखो चंद्रप्रभा तो 2023 में पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में जो चंदौली में पड़ता है, क्या चंद्रप्रभा में आ रहा है, चंदौली में भी आ रहा है, उस हिसाब से याद कर सकते हो। कतरनिया घाट भी पूछा जाता है, ये बहराइच में है, ठीक है, सभी को याद कर लेना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। कछुआ वाराणसी में पड़ता है। हस्तिनापुर तो ये जो मेरठ का, बिजनौर, मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है उस साइड में पड़ता है, ठीक है। चंबल भी पूछा जाता है, आगरा इटावा में पड़ता है, ठीक है। आगे देखो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ है? उत्तर प्रदेश महिला आयोग, राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2005, अगस्त 2010, अगस्त 2004 और 2000 में कब लागू हुआ था राज्य महिला आयोग अधिनियम? बताइए। देखो जनजातियों के बारे में एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि जो एक जनजाति है थारू जनजाति के बारे में और याद कर लेना। थारू ये जो जनजाति है सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनजाति किसकी पाई जाती है? थारू की। और जो सोनभद्र है उसमें तो आपको देखोगे ये पहरिया भी पाई जाती है, खरवार और ये बैगा, ये सभी पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था, इसके बारे में पूछा है, बताओ कब लागू हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ये हुआ था अगस्त 2004 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसका गठन किया गया था 2002 में, ये भी पूछा जा सकता है इसका गठन 2002 में, लेकिन ये लागू 2004 से हुआ था। और इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य देखो याद कर लेना, सभी का जो उद्देश्य होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कि इसका जो राज्य महिला आयोग अधिनियम है, इसका जो उद्देश्य है महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण करना, यानी उसका निवारण करना है, और महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। महिलाओं का सशक्तिकरण यानी महिलाओं को सशक्त बनाना है। आगे देखो निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में संविधान संशोधन है और एक साइड में उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में है। 14वां संविधान संशोधन 1962 का क्या करना है इसमें? सुमेलन करना है क्या? सुमेलन करना है इसमें। देखो 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, इसके द्वारा क्या प्रावधान जोड़ा गया? तो इसके तहत पांडिचेरी का अंतिम भाग अंग बना था। इसमें पांडिचेरी जो है भारत का अंग बना था, ठीक है, मैंने अंतिम पढ़ लिया, ये अभिन्न लगा हुआ है। पांडिचेरी 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी भारत का अभिन्न अंग बना, ये सही है। 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ, 53वां संविधान संशोधन, और इसके माध्यम से देखोगे तो आप मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना, ये भी ठीक है, सही सुमेलित है। 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ, और इसके तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, ये भी सही सुमेलित है। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश में भूमि समझौता हुआ था, जिसके तहत 111 गांव तो बांग्लादेश को दे दिए गए और 51 गांव भारत में शामिल किए गए, ठीक है, काफ़ी फेमस समझौता है। तो देख लो 1 2 3 4 इसका सही सुमेलन है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक साइड में नागरिकता और एक साइड में संबंधित अनुच्छेद हैं। नागरिकता के बारे में संविधान का जो भाग 2 है उसमें दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। देखो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 में है। तो देखो ए का तो हो जाएगा 3। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये किस में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 7 में है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले अधिकारों के बारे में नागरिकता से संबंधित ये आर्टिकल 7 में दिया हुआ है। और नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये नागरिकताओं के अधिकारों का बना रहना है, ये आर्टिकल 10 में, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं कि किस तरह से नागरिकता बनी रह सकती है। 10 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 11 में।
ठीक है, इसका हो जाएगा 11। तो देखो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। 3 1 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और देख लो अच्छे से मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब कुछ किया करो और आंसर भी साथ ही साथ दिया करो इसका। देखो, निम्न में से किस राज्य में सिलक्यारा में फंसे जो सभी 41 मजदूर हैं नवंबर 2023 को 17 दिनों की पीड़ा को समाप्त करते हुए सुरक्षित निकाला गया है उन्हें। तो ये पूछा है इसमें सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण न्यूज रही, काफ़ी चर्चा में रही थी। इसमें काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आए, मशीनें टूटी, लेकिन मजदूरों ने इसमें हिम्मत नहीं हारी और जो सुरक्षाकर्मी है रेस्क्यू किया उन्होंने, उनको लिए बार बार धन्यवाद है। देखो, काफ़ी उन्होंने ये समझ सकते हो अपनी जान को भी जोखिम में डाला, लेकिन लगे रहे एंड तक और सुरक्षित बाहर निकाल करके ही दम लिया इसमें। तो देखो, ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये उत्तराखंड में पड़ती है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दिसंबर 2023 को घोषणा की कि खाली जगह के लिए राज्य द्वारा 1 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। किसके लिए? स्वास्थ्य कार्यकर्ता, विकलांगता समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय या एसटी और एससी के लिए 1 करोड़ का जो कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा। तो किसके लिए बनाया जाएगा ये फंड जो है? तो देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकलांगता समुदाय के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश बजट 2024 के अनुसार 24-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर है ये? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार? गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और जौनपुर में। बताइए। तो देखो, इसका जो ये निर्माण कार्य किया जा रहा है ना, ये प्रयागराज में किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के जो 24-25 का बजट है उसके अनुसार देखोगे आप तो प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और याद रखना कि राज्य का उच्च न्यायालय भी प्रयागराज में है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में। और इसकी खंडपीठ है लखनऊ में, याद रखना। ठीक है, और देखो आगे क्वेश्चन। इसमें विदेशी यात्री और सूची यानी शासकों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें आपको मिलान करना है और इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ूंगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका जवाब क्या होगा। एक साइड में विदेशी यात्रियों के नाम है, इसका आपको मिलान करके भेजना है। और एक साइड में शासक, यानी विदेशी यात्री किस शासक के टाइम में आए थे। निकोलो डी कोंटी किसके टाइम में आया था? अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में आया था? और एडवर्ड बारबोसा किसके टाइम में आया था? और फर्नांडो नुनीज। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में देख करके बता दो। इसका ABCD में से कौन सा सही जवाब होगा वही भेज दो, क्वेश्चन नंबर 50 डाल करके। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट में मैं इसका जवाब आपको बता दूंगा। पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं 25 नंबर के प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, बाय।